स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतू। देवाक्षी टीचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। ओके, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी अध्याय 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओके स्टूडेंट, हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस क्लास में इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करेंगे इस चैप्टर के। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो राजा होते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे? जनता के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो घोड़ा होता था वो क्या करते थे? उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ के अंदर। ठीक है, ताकि वो स्वतंत्र घूम सके, उसे कोई रोक ना सके। किसके साथ? जो राजा के सैनिक होते थे उनके साथ। ओके, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर इस घोड़े को कोई भी राजा रोकता था फिर उसे क्या करना पड़ता था? अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अगर वो घोड़े को जाने देते थे तो इसका क्या मतलब होता था? कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, यहां से जस्ट अ सेकेंड। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। ठीक है, जो किसको बैठाया जाता था? जो आते थे राजा के मुख्य स्थान पर। ठीक है, जो राजा के आते थे, जो राजा थे उन्हें कहाँ बैठाया जाता था? बाग की खाल के विशेष स्थान पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा के सारथी ही उसका सहचर होता था। जो युद्ध का क्षेत्र था उसमें राजा का सारथी क्या होता था? उसका सहचर होता, मतलब उसका साथ देने वाला होता था। ठीक है, युद्ध यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों की गान करता था। ठीक है, वो यज्ञ के अवसर क्या होता था? यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों तथा उसके अन्य गुणों का गान होता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। शूद्र अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। जो शूद्र होते थे, ठीक है, उन्हें क्या करते थे? पुरोहित होते थे, वो क्या करते थे? अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, उत्तर भारत में जो खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र था वहाँ पे ग्रंथों की रचना हुई, कई ग्रंथों की। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तरवेदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ठीक है, जो ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ उन्हें क्या कहते थे? उत्तरवेदिक ग्रंथ कहे जाते थे। वो इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से वेद है ऋग्वेद में? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल है। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जो पुरोहित होते थे, जो भगवान की पूजा करने वाले पुजारी होते थे उन्हें क्या कहते हैं? पुरोहित कहते थे। उन्होंने वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। ठीक है, वर्ण जिन्हें क्या कहते थे? वर्ण कहते हैं। ठीक है, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। जो पहला वर्ण था किसका था? ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। क्या काम था उनका? वेदों का अध्ययन करना और उन्हें सिखाना। ठीक है, ये काम था उनका। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा स्थान किसका था? जो शासक थे, जो युद्ध करते थे। ठीक है, जिन्हें क्षेत्रीय कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इन्हें क्षेत्रीय कहा जाता था। ओके, ये उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। क्या काम था क्षेत्रियों का? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना काम था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन थे? विश्य या वैश्य थे। ठीक है, इनमें कौन आते थे? इनमें आते थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। वैश्य में कौन आते थे? विश्य या वैश्य में कृषक, पशुपालक या व्यापारी आते थे। क्षेत्रीय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षेत्रीय थे और वैश्य थे दोनों को ही क्या था? यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। ठीक है, किसका स्थान था अंतिम? शूद्रों का स्थान था। ठीक है, उनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। क्या काम था उनका? अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने का काम था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का भी
अधिकार नहीं था। क्या अधिकार नहीं था? इन्हें किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता। जो औरतें थी, ठीक है, महिलाएं थी, उन्हें भी शूद्रों के समान ही माना जाता था, उन्हें भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जो महिलाएं थी और शूद्र थे उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अब हम पढ़ते हैं चित्रित दूसर पात्र, ठीक है। ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली, ठीक है। देखो ये चित्र, देखो ये चित्रित दूसर पात्र है, इसमें क्या मिले? थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है, ठीक है। पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं, ठीक है। ये पात्र कैसे थे? बहुत ही पतली सतह से बनाए गए थे और चिकने थे, सुंदर थे और चिकने थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता? जो मतलब खास अवसर होते थे किसी भी फंक्शन वगैरह में, उनको भोजन परोसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रहण शामिल थे, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल थे? सॉरी, यहाँ से करना था। अछूत वर्गों में कुछ, जस्ट अ सेकेंड, अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल था। अछूत वर्गों में कौन कौन शामिल? शूद्रों में कौन कौन शामिल था? ये थे, शिल्पकार थे, शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने का या जलाने का काम करते थे। किस में आते थे? शूद्रों में आते थे, अछूतों में आते थे, ठीक है, जिन्हें अछूत माना जाता था। ओके, जनपद के बारे में पढ़ते हैं हम। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे, ठीक है। जो महायज्ञ करने वाले राजा क्या थे? वो जन के मतलब जन के राजा ना होकर किसके राजा कहलाए जाते थे? जनपदों के राजा कहलाए जाते थे। ओके, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहाँ पे लोग रहते हों, ठीक है, उसे जन के बसने की जगह बोला जाता है जनपद को। ओके, जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की गई, ठीक है। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या किया? जनपदों कई बस्तियों की खुदाई की, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है, ठीक है। जनपदों की खुदाई की गई तो उसमें क्या मिला है? दिल्ली में पुराना किला मिला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेरठ के पास क्या मिला है? हस्तिनापुर मिला है, ठीक है। एटा के पास अंतरंजी खेड़ा मिला है। ये प्रमुख थे किसमें? जनपदों में, ठीक है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है। क्या पता चला है कि खुदाई से कि लोग क्या करते थे? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। और क्या करते थे? जो मवेशी थे और अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। वे चावल, गेहूं, धान, जो दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे? चावल को, गेहूं को, धान को, जो दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि जैसी फसलें क्या करते थे? उपजाते थे। ओके, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जो लोग थे, कुछ लोग थे, क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इनमें किस प्रकार के बर्तन थे? कुछ तो धूसर होते थे, ठीक है, और कुछ लाल रंग के होते थे, जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था? चित्रित दूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। ओके, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं, ठीक है। किस रूप में होते थे ये बर्तन? सरल रेखाएं होती थी इन पे और ज्यामितीय आकृतियां होती थी, ठीक है, आकृतियों के रूप में होते थे, ठीक है। जो इन पे चित्र बनाए जाते थे वो इस प्रकार के होते थे, सरल रेखाओं के और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। ओके, जनपद के बारे में पढ़ते हैं हम। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। जो 2500 साल पहले क्या हुआ? जो कुछ जनपद थे, जहाँ जनपद क्या थे? जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, लोगों के रहने की जगह, ठीक है, जनपद कहलाते थे 2500 साल पहले, ठीक है, महत्वपूर्ण थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहा जाने लगा? इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो जनपद थे उनकी क्या होती थी? एक ही राजधानी होती थी महाजनपदों की। कई राजधानियों में किलेबंदी हो गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। जो कई राजधानियाँ थी, जो जनपदों की राजधानी थी, उनमें क्या कहता है? किलेबंदी कर दी थी, मतलब चारों तरफ से दीवार कर दी गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। किसकी दीवारें बनाई गई थी?
ईंटों की, लकड़ी की और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अन्य राजाओं से डरकर उनके आक्रमण से बचने के लिए क्या किया, किलों का निर्माण किया। ओके। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जो सिपाही थे, क्या कर सिपाही जो थे, जो सैनिक थे, उन्हें क्या कहता था, नियमित वेतन दिया जाता था और पूरे साल उन्हें उनसे काम कराया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ठीक है, के रूप में होता था। जो भुगतान होता था किसके रूप में होता था, आहत सिक्के थे, ठीक है, उनके रूप में होता था भुगतान। जो उनका वेतन दिया जाता था वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अब हम इस चित्र को देखते हैं। ठीक है, इस चित्र को देखो ध्यान से। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। अब हम जिस चित्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौशाम्बी किले की दीवार है। ये किस चीज़ का चित्र है, ये कौशाम्बी किला है, उसकी एक दीवार है। ठीक है, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ठीक है, कहाँ पे मिला है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिला है। ईंट की दीवार के अवशेष हैं। ठीक है, किसके हैं, ईंट की दीवार के अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, जिसका एक भाग था उसका निर्माण कब हुआ, 2500 साल पहले हुआ था। ओके। कर, अब हम कर के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। जो महाजनपद के राजा क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या करते थे वो, मतलब बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे और बहुत बड़ी सेना रखते थे। ओके। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, भाग किसे कहा जाता था, 1/6 हिस्सा होता था, कर के रूप में निर्धारित किया जाता था उपज का। ठीक है, जो भी फसल उगाई जाती है उसका 1/6 हिस्सा निर्धारित किया जाता है, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। ठीक है, जैसे क्या करते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता। जो बुनकर होता था या लोहार होता है या सुनार होता था, वो क्या करता था, मतलब मंथ में, महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करता था पूरे दिन। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, जो पशुपालक थे और जानवरों या उनके उत्पाद, जो जानवर से उन्हें उत्पाद मिलते थे। ठीक है, जो भी जैसे दूध वगैरह हो गया। ठीक है, पशुपालक वगैरह, जो पशुपालक थे, जो पशुओं को पालते थे, जो जानवरों को पालते थे, जैसे उनसे दूध मिलता है, कुछ अन्य चीज़ें मिलती थी, उसका हिस्सा उन्हें राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। ओके। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, जब सामान खरीदते थे और बेचते थे उस पर कर देते थे। किसको, राजा को देते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जो आखेटक थे, संग्राहक थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, जो जंगल से उन्हें वस्तुएं प्राप्त होती थी उसमें से हिस्सा देना पड़ता था। किसको, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, कितना हिस्सा, 1/6 भाग। ठीक है, कर के रूप में, जिसे भाग कहा जाता था। ओके। हल के फूल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, जो हल्के फूल थे किसके बनने लगे थे, लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फूल की तुलना में लोहे के फूल से आसानी से जोता जा सकता था। जो लकड़ी, पहले लकड़ी क्या होती, कमजोर होती थी, फिर किसका प्रयोग होने लगा, लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा, जिससे आसानी से उसको, जो भूमि थी फसल उगाने के लिए, उसे जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है, क्या हुआ, हल्के फाल से जो फसलों की उपज थी वो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया। ठीक है, जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो धान के पौधे थे उनको लगाना शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़काव। धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। ठीक है, क्या किया, जो लोग थे उन्होंने धान के पौधों को मतलब जो धान छिड़कना बंद करके पौधों के रोपण का कार्य किया, जिसे पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया है। ठीक है, पहले क्या किया लोगों ने, पहले क्या करते थे, पहले छिड़काव करते थे बीजों का, धान के बीजों, फिर उन्होंने क्या कर दिया, पौधों को रोपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे फसल ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, फसल ज़्यादा उपज बढ़ने लगी। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। क्या होता था, जिससे मतलब ऐसे रोपण करने से क्या होता था, पहले की तुलना में पौधे जीवित ज़्यादा रह जाते थे। छिड़काव करने से उतने पौधे जीवित नहीं, जितने अब रहने लग गए थे। ठीक है, ये काम ज़्यादातर दासी भूमिहीन मजदूर कामगार करते थे। ठीक है, ये काम कौन करते थे, जो जिनके पास जो दास होते थे, दासी होते थे। ठीक है, जो दासी होते, दासी कौन होते, जिन्हें
बंधक बना के युद्ध में जीत कर लाया जाता था, ठीक है। या फिर भूमिहीन खेतिहार मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी वो मजदूर, ठीक है। मजदूर को क्या कहते थे? कामगार कहते थे, ठीक है। कमकार कहते थे, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मगध के बारे में। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जो मगध था वो क्या हुआ? 200 साल के अंदर क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां बहती थी? गंगा और सोन नदियां कहाँ से बहती थी? मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, ठीक है, जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। जो यातायात थे और जल वितरण थी, इन्हें महत्वपूर्ण बनाती थी ये नदियाँ, ठीक है। और ज़मीन को उपजाऊ भी बनाती थी, ठीक है, ये नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध का एक हिस्सा था वो क्या होता था? जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। जो यहाँ वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे? इन हाथियों को पकड़ते थे और इन्हें मतलब प्रशिक्षित, मतलब इन्हें प्रशिक्षित शिक्षण दिया जाता था, ठीक है, ताकि इन्हें प्रशिक्षित कर सेना में भर्ती कराया जा सके। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी, ठीक है। और जंगलों से क्या क्या मिलता था? घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी प्राप्त होती थी जंगलों से। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खादनें थी, ठीक है, खदानें थी, ठीक है, खदानें, ठीक है, खदानें थी, ठीक है। लोह किसकी? लोह अयस्क की क्या थी? खदानें थी। खदान होती ना जो, ठीक है, किसकी थी? लोहे की थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थी, ठीक है। इनसे क्या बनाया जाता था? लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। ओके। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, हुए, ठीक है। कौन कौन से शासक हुए? मगध में दो शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ठीक है। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। जो महापद्मानंद थे एक महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। कहाँ तक फैलाया महापद्मानंद ने अपना शासन? उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया। बिहार, ठीक है, बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रहा, ठीक है, बनी रही। जो राजगृह था वो किसकी राजधानी था? मगध की राजधानी था, ठीक। कहाँ पे ये राजगृह? आधुनिक राजगीर में है, ठीक है। अरे कई सालों तक किसकी राजधानी था? मगध की राजधानी था, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, की राजधानी बनाया गया, ठीक, को राजधानी बनाया गया, ठीक है। फिर बाद में किसको राजधानी? पहले थी राजगृह थी, फिर बाद में किसको बनाया गया मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र को, ठीक है, जिसे आज पटना बोला जाता है, ठीक है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है। कौन सा राजा विश्व विजय करना चाहता था? मैसेडोनिया का राजा, ठीक है। कौन? सिकंदर। कितने साल पहले? 2300 साल पहले, ठीक है। ये 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर, यह विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था, ठीक है। उसने क्या किया? वह पूरी तरह से सफल न होने के कारण होने पर भी, ठीक है, मतलब सफल नहीं हुआ था, फिर भी वह कहाँ तक पहुंच गया था? पश्चिमी एशिया, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी तक पहुंच गया था, ठीक है। कहाँ पर पहुंच गया? व्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, ठीक है, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, ठीक है। क्या किया? जब उसने मगध की ओर जाना स्टार्ट किया तो उसके सिपाहियों ने क्या किया? वहाँ जाने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। वो मतलब किस चीज़ से भयभीत थे? कि जो भारतीय शासक है उनके पास क्या थे? पैदल वाले सैनिक थे, रथ थे और हाथी थे, ठीक है। इसलिए उनसे भयभीत हो गए, ठीक है। और वो फिर व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ? उसका उपमहाद्वीप पे कब्जा करने का जो भी उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी। ओके, अब हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में, ठीक है, मगध, ठीक है। वज्जी के बारे में पढ़ेंगे, मगध।
उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, ठीक है। किसके नज़दीक था? मगध के नज़दीक क्या था? वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, ठीक है। और ये कहाँ पे थी? बिहार में थी, ठीक है। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे, ठीक है। वज्जी में कौन सी शासन व्यवस्था थी? गण या संघ की शासन व्यवस्था थी, जो अजीब थी, ठीक है। थोड़ी सी गण या संघ में कई शासक होते थे, ठीक है। जो जैसे जो एक शासक होता है वो एक ही राज्य पे शासन करता है या फिर मतलब कई राज्य पे भी कर सकता है, ठीक है। पर इसमें क्या था, जो एक राज्य थे उस पर कई जो राजा थे वो शासन करते थे, ठीक है। कई शासक होते थे, गणिया संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी कभी सारे जो शासक थे वो एक साथ ही शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो 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 उसमें शासन करता था वो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था, ठीक है। और ये सभी क्या कहते हैं? अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभी राजा क्या करते थे? सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। जो गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता था। मतलब एक राजा ना होकर कई सारे राजा होते थे इसमें। संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है। संघ का मीनिंग क्या होता है? संगठन या सभा होता है इसका मीनिंग, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध और महावीर थे, ठीक है, ये किससे संबंधित थे? गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है सजीव वर्णन? बौद्ध साहित्य में संघ का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ठीक है, एग्जाम में भी आता है, ओके। अब हम पढ़ते हैं नीचे। यहाँ पे पढ़ते हैं हम। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है, ठीक है। वज्जी संघ का वर्णन किससे लिया गया है? ये दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है दीघ निकाय? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। किसमें? दीघ निकाय में बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। किसे 2300 साल पहले लिखा गया था? दीघ निकाय को लिखा गया है, ठीक है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अजातशत्रु वज्जी संघ, ठीक है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु थे वो क्या करना चाहते थे? वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वास्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, ठीक है। उनका मंत्री कौन था? वस्कार, ठीक है। किसका? अजातशत्रु का मंत्री था वस्कार। उन्होंने किसके पास भेजा? बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए उसे भेजा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नीचे से। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, ठीक है। जो बुद्ध थे उन्होंने क्या पूछा कि जो वज्जी में सभाएं होती है वो रोजा मतलब नियमित रूप से होती है, ठीक है, सही समय पर होती है या नहीं, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन किया कि जो उसमें जो सदस्य होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि जो अगर ऐसे ही नियमित ही सभा चलती है तो वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे, ठीक है। कब तक? अब हम उसके जो उन्होंने नियम बताए थे, जो भी उनके वो थे इंस्ट्रक्शन, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, ठीक है। वो पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, ठीक है। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, ठीक है। और आप आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, ठीक है। जो परंपराएं हैं और उनके नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो वहाँ की वज्जी की महिलाएं हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। और उन्हें बंदी भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों के रख रखाव करेंगे। जो शहर और गांव में जो चैत्य बनाए जाते हैं, ठीक है, जो जिनमें बौद्ध के भिक्षु रहते हैं उनके लिए चैत्यों के रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतवालंबी संतों का सम्मान करेंगे। जो संत होते हैं उनका सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। उनके मतलब आने जाने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। अगर ये इन सब नियमों का पालन करेंगे तो मतलब इनकी उन्नति होती रहेगी, ठीक है, वज्जीवासियों की, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल किया, ठीक है। जो ये सब था, जो इनका शासन था, कब तक चलता रहा? 15 साल पहले तक चलता रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो गुप्त शासक थे,
गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। जो गुप्त शासक थे उन्होंने क्या किया, गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ओके, अब हम पढ़ते हैं अन्यत्र के बारे में। ठीक है, यूनान। अब हम यूनान के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। जो एथेंस के लोग थे 2500 साल पहले, उन्होंने क्या किया, एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहा गया या फिर गणतंत्र कहा गया। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। कब तक चली यह व्यवस्था? 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, क्या प्राप्त थी ने? 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, जो दास नहीं थे। ठीक है, जो दास नहीं थे उनको नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती। मतलब एक सभा थी जिसमें निर्णय लिया जाता था कि निर्णय लिया जाता था साल भर तक। मतलब ये सब बुलाए जाते थे विषयों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब विषय होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए सभा रखी जाती थी। ठीक है, जिसमें मतलब साल भर में उन्हें मतलब 40 बार बुलाया जाता था। ठीक है, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। जो इस सभा में क्या होता था, सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के द्वारा की जाती। जो शासन थे उनमें कई पद ऐसे थे जिनमें लॉटरियों के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। ठीक है, जो चीन में क्या होता था, जो सभी नागरिक थे उन्हें क्या करना पड़ता था, मतलब अपनी सेवा देनी पड़ती थी। सभी, कोई भी उसमें, ठीक है, जो गरीब हो या अमीर हो, तो सभी को उसमें अपनी सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, सेना में। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। जो चीन में क्या होता था, जो औरतें थी उन्हें नागरिकों का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, पहले व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, जो व्यापारी शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले लोग थे उन्हें क्या था, और विदेशी थे उन्हें क्या था, नागरिकता का अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। ठीक है, जो कौन किस को नहीं मिले थे, एथेंस में की खदानों में जो श्रमिक होते थे, काम करने वाले, खेतों में, घरों में, कार्यशालाओं में काम करने वाले कर रहे दासों को। ठीक है, इन्हें भी क्या नहीं मिलता था, नागरिकता का अधिकार नहीं मिलता था। ओके, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वाले देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, नए शासक कब हुए, 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन। ठीक है, लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत। ठीक है, कब हुआ गण या संघ राज्यों का, लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, मैंने इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं। इसके फैक्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैं तैयार कर दूंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। ओके, आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।